नमस्कार, बातें दिल की में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ये खास सीरीज हमने तैयार की है ताकि हम सबकी इमोशनल वेलनेस, मेंटल हेल्थ बेहतर हो। हम अपने आप को बेहतर ढंग से जान सकें, समझ सकें और दूसरों को भी। और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं उस शब्द के बारे में जिसका हम बहुत इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन पक्का नहीं है कि हम सब उसके बारे में सही तरह से जानते समझते भी हैं या नहीं। वो शब्द है स्ट्रेस, तनाव। अक्सर हम अपने आसपास लोगों को ये कहते सुनते हैं कि हम बहुत स्ट्रेस में हैं और हम भी इस शब्द का इस्तेमाल बहुत करते हैं। लेकिन स्ट्रेस या तनाव दरअसल क्या होता है? कितना स्ट्रेस या तनाव हमारी जिंदगी में हमारे काम के लिए ठीक रहता है और किस हद के आगे हमें संभल जाना चाहिए? ये सारी बातें करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रही हैं संजीवनी से वॉलंटियर काउंसलर रंजीता बासु जी। तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप हमें समझाएं कि स्ट्रेस या तनाव क्या होता है। स्ट्रेस, जैसे आपने कहा, सब यूज करते हैं और आई एम सो स्ट्रेस्ड, मैं बहुत दबाव में हूँ, बहुत सुनने को मिलता है। और ये सच है कि ऐसा कोई नहीं होगा जिसने जिसने कभी ये महसूस ना किया हो। वो दबाव, एक अंदरूनी भारीपन, एक घबराहट की फीलिंग, जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। और स्ट्रेस फिजिकल भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है। शारीरिक होता है जब शरीर टायर्ड हो जाता है, एग्जॉस्टेड हो जाता है, बहुत काम किया है, दौड़ा हो, कुछ किया हो, तो जहाँ फिजिकल एक्सर्शन की बात हो उसे फिजिकल स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर जो दबाव आती है, भारीपन आती है, घबराहट आती है, जो हमें लगता है कि हम एक मानसिक बोझ उठा रहे हैं, उसे हम चलती भाषा में जो स्ट्रेस कहते हैं, हम मीन करते हैं उस बोझ को, उस भारीपन को। तो सबसे पहले सिम्टम्स की बात करें अगर हम, कि कैसे समझ में आए हमें कि हम स्ट्रेस्ड हैं दोनों तरह से। और क्योंकि सीरीज में हम लोग लगातार संवाद की भी बात कर रहे हैं, ये बात भी कर रहे हैं कि हम दूसरों को समझ पाए, तो मैं चाहूंगी कि अगर दोनों तरह से आप समझा पाए कि मुझे कैसे समझ में आए कि मुझे स्ट्रेस है और कैसे मेरे आसपास के लोगों को समझ में आए कि मुझे स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस जो है, ये क्या बाहर से एक्चुअली मेरे अंदर प्रेशर आ रहा है कि मैं अपना दबाव खुद बना रही हूँ, क्या मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ? क्योंकि जब ये मेरे हाथ में होता है तो इसको सुलझाना भी मेरे हाथ में आ जाता है। तो उससे एक फीलिंग ऑफ एम्पावरमेंट होती है कि मेरे अंदर मैंने ही कुछ डाला है, मैं ही उसे निकाल सकती हूँ। इसके कई लक्षण हैं, स्ट्रेस के कई लक्षण हैं। हमारे जो हमें शरीर में पता चलता है, हमें हमारे व्यवहार से पता चलता है, और हमारी जो मूड्स हैं, जो भावनाएं हैं, उसमें भी बदलाव आता है, उससे भी पता चलता है। शरीर में जैसे कि एक थकान सी महसूस होती है। पहले जहाँ दर्द नहीं होता था वहां अब दर्द होने लगता है। गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, सर में दर्द। एपेटाइट में एक बदलाव आता है, हम ज्यादा खाने लगते हैं या भूख बिल्कुल मिट जाती है। वही बात नींद के साथ भी होती है कि आइदर नींद बिल्कुल आना बंद हो जाती है, रात को 1-2 घंटे ही सो पाते हैं और रेस्टलेस रहते हैं, या फिर हम ज्यादा सोने लगते हैं। ज्यादा सोने इसलिए लगते हैं कि हम एस्केप करना चाहते हैं, हम सोचना नहीं चाहते उस भारीपन के बारे में। हम सोचते हैं कि अगर सो जाएं तो वो चला जाएगा। कई लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम होती है और अगर डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कहते हैं कि फिजिकली कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो हमारे व्यवहार में बदलाव आता है। हम लोगों से दूर होना चाहते हैं, मिलना नहीं चाहते। जिन दोस्तों के साथ पहले घूमने जाते थे, अब कोई एक्सक्यूज बना के हम घूमना बंद करते हैं, दूर रहना चाहते हैं। कुछ अच्छा नहीं लगता है। कुछ एडिक्शंस पकड़ लेते हैं, चाहे वो शराब की हो या ड्रग्स की हो, क्योंकि वो हमें एक एस्केप रूट दिखता है स्ट्रेस से। या खुद को भी हानि पहुंचाने की सोच सकते हैं या दूसरों को भी। तो व्यवहार में बहुत फर्क आता है। मूड्स बढ़ जाते हैं, एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा बढ़ जाता है। ये खुद भी देख सकते हैं और आपको दूसरों से भी फीडबैक मिलेगी कि आजकल बात बात पे तुम चिल्लाते क्यों हो, क्या हो गया, इतना शॉर्ट फ्यूज क्यों है। तो ये भी एक चेंज है जो हमारे अंदर आ रहा है। हम फोकस नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेशन चली जाती है।
और कभी कभी जैसे कि एक ब्रेन ब्लैंक हो जाता है, ब्रेन फ्रीज हो जाता है। जैसे सारा रात अगर कोई पढ़ के नेक्स्ट डे परीक्षा देने जाते हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन पेपर देख के एक फीलिंग ऑफ ब्लैंकनेस आ जाती है कि ब्लैंक, कुछ नहीं ब्रेन आता। कुछ नहीं आता, पूरा ब्लैंक हो जाते हैं। हम्म। तो ये ब्रेन फ्रीज लोग कहते हैं कि क्या है, घबराहट है, पर ये बहुत जो जिसको होता है उसके लिए वो एक बहुत मतलब इट्स अ वेरी रियल थिंग उसके लिए। एंड वो मतलब उससे और स्ट्रेस बढ़ जाती है, बल्कि जब ऐसा कुछ हो तो स्ट्रेस बढ़ जाती है। एंड ऐसा जब हो तब उसे प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है। तो यही सारे सिम्टम्स दूसरों को भी पहचानने चाहिए। अगर आपके दोस्त में या किसी या घर में किसी फैमिली मेंबर में है, तो बजाय इसके ये कहने की कि अरे बहुत चिड़चिड़े हो रहे हो, प्रॉब्ली समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो शायद स्ट्रेस में। लेकिन अब आपने जो सिम्टम्स बताए, अगर हम डिप्रेशन की बात करेंगे तो भी लगभग यही सिम्टम्स हैं। तो स्ट्रेस और डिप्रेशन में क्या फर्क हुआ फिर? डिप्रेशन में जैसे थोड़ा इंसान नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, लेकिन स्ट्रेस में आप ऑटोमेटिकली कुछ फंक्शंस करते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपकी फंक्शंस मतलब आपके जो काम है वो पूरा रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप और हर एक की स्ट्रेस की सीमा रेखा, जिसे हम स्ट्रेस थ्रेशोल्ड कहते हैं, सीमा रेखा अलग होती है, हर एक की अलग होती है। आप अगर एक ऑफिस में देखें, 2 जन काम कर रहे हैं, सेम जॉब प्रोफाइल है, बिल्कुल सेम जॉब प्रोफाइल है, लेकिन एक बंदा है शायद बड़े आराम से वो काम कर रहा है, काम के बाद सिनेमा देखने का भी टाइम है, घर वालों के साथ घूमने का भी टाइम है, फ्रेंड्स के साथ रहने का भी टाइम है। और सेकंड पर्सन ऐसा कि ऑफिस से रात को 9 बजे जाता है, सुबह सुबह आ जाता है, उसकी स्ट्रेस ज्यादा ले रहा है वो। हाँ, स्ट्रेस ज्यादा ले रहा है, डॉक्टर के पास जाता है कि अब मुझे थकान होती है, मेरे में एनर्जी नहीं है। तो हर एक की सीमा रेखा अलग होती है स्ट्रेस की। और ये जरूरी है कि हम जानें कि हमारी सीमा रेखा क्या है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सीमा रेखा हर एक की अलग होती है और बदलती रहती है। आज जो मैं कर सकती हूँ, शायद 10 साल के बाद मैं नहीं कर पाऊंगी। मतलब व्हेन आई से नहीं कर पाऊंगी, वो बोझ नहीं शायद कैरी कर पाऊंगी। कई बार मैंने पढ़ा है, सुना है लोगों को कहते हुए कि सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज गुड, क्योंकि उस स्ट्रेस की वजह से आप काम अच्छा कर पाते हैं। अगर मुझे स्ट्रेस ही नहीं होगा कि आपका इंटरव्यू करना है, तो फिर मैं शायद उतना अच्छा कर ना पाऊं, ऐसा कहते हैं लोग। आपका इस पर क्या टेक है? डू यू रियली थिंक सम लेवल ऑफ स्ट्रेस इज गुड इन आवर लाइव्स? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हम सबके जीवन में थोड़ी सी स्ट्रेस जरूरी है, क्योंकि ये स्ट्रेस सहायक भी हो सकती है और असहायक भी हो सकती है। सहायक स्ट्रेस तब है जब वो हमें पॉजिटिव एनर्जी देती है, एक प्रोत्साहित करती है, मोटिवेट करती है कि हमें जो करना है, हमें जो डेडलाइन मीट करना है या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है, कि हम वो करें, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव हैं। तो हाँ, शायद अभी हमें लगे कि वहां पहुंचने के लिए थोड़ा हम पे बोझ है, भार है, टेंशन है, लेकिन अगर हम कर लेते हैं तो उस मतलब बहुत फ्रूटफुल होगा, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी। तो इसलिए कभी कभी ये स्ट्रेस हमें प्रोत्साहित करती है आगे बढ़ने के लिए, ये प्रोत्साहित करती है कि हम तैयारी करें, टाइम टेबल बनाएं, शेड्यूल बनाएं। कई लोग ऐसे भी हैं जो सुनने को हमें कहते हैं कि हमें मतलब कोई डेडलाइन 10 दिन का है तो हम 8वें दिन ही काम शुरू करते हैं, क्योंकि वो लास्ट मिनट एक वो चैलेंज, कई लोगों को ये चैलेंज अच्छा लगता है कि हम लास्ट मिनट करेंगे और मतलब तब सारा दिन रात काम करके हम पूरा करेंगे और वी आर द मोस्ट क्रिएटिव दैट टाइम। सो वही मैंने कहा ना कि हर एक के लिए स्ट्रेस अलग मायने रखता है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि ये जो भार है, ये जो बोझ हम कैरी करते हैं, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना है कि हम उसे कैसे कैरी कर रहे हैं।
हम्म। बोझ सब उठाते हैं, लेकिन हम कैसे उठाते हैं ये बहुत ही, ये दिस इज द गेम चेंजर कि हाउ वी लुक एट स्ट्रेस। किस हद तक हमें समझ में आए कि यहाँ तक हम जो स्ट्रेस ले रहे हैं वो ठीक है, इसके बियॉन्ड अगर हम जाएंगे तो हमें नुकसान देगा, कैसे कैसे डील करें उस स्ट्रेस के साथ? इस शुरू में आपने पूछा था ना कि मैं कैसे पहचानूंगी कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ, और मैंने कहा था कि दूसरे शायद हमसे पहले ही पहचान लेते हैं कि हमें कुछ हो रहा है, और ये बहुत जरूरी है कि हम भी खुद पहचाने कि हम में स्ट्रेस है, और ये अब सहायक नहीं है, असहायक स्ट्रेस बन गई है। हाँ, उसका मतलब कि ये अब हमें नेगेटिव एनर्जी दे रही है, मुझे नीचे खींच रही है। मैं जो करना चाहती हूँ मैं नहीं कर पा रही हूँ, और क्योंकि मैं नहीं कर पा रही हूँ और टेंशन में रहती हूँ, मानसिक दबाव में रहती हूँ, तो फिर उससे इनफैक्ट सिचुएशन और खराब हो जाती है। और जब ऐसा होने लगे हमें तब, मतलब जैसे मैंने कहा, हमें अपनी सीमा रेखा एक्सेप्ट करनी है, पहचाननी है, और दैट इज व्हेन वी नीड हेल्प। उस समय हमें जाके हेल्प की जरूरत है। और हेल्प कैसे? शेयर करिए, किसी के साथ भी शेयर करिए। आपका कोई कोलीग हो, फैमिली मेंबर हो, प्रोफेशनल काउंसलर हो, बॉस हो, किसी के साथ भी, दोस्त के साथ, तो शेयर करने से मन हल्का होता है। आप जिससे शेयर करते हैं वो आपको आपका काम नहीं कर सकते आपके लिए, लेकिन आपका मन जब थोड़ा हल्का होता है, एक दूसरी पर्सपेक्टिव दिखती है, रास्ता खुल जाता है, अपने आप आपको रास्ता मिल जाता है। तो शेयरिंग इज द बेस्ट। पहले तो ऑफ कोर्स टू बी अवेयर कि मुझे क्या हो रहा है, उसके बाद टॉकिंग अबाउट इट, शेयरिंग, देन अपना ख्याल रखिए, अपने लिए कुछ समय निकालिए, ये बहुत जरूरी है। हम दूसरों के लिए करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं, और मैं दूसरों की तभी कर सकती हूँ अगर मैं ठीक रहूं। सही बात है। अगर मैं नीचे खिंच रही हूँ तो मैं दूसरों की कैसे मदद करूंगी, मैं उनके लिए कैसे, उनकी देखभाल कैसे करूंगी? तो मुझे अपना ख्याल भी रखना है, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक, हर तरह की, हर एरिया में मुझे अपना ख्याल रखना है। मेरे पास एक बार एक यंग लड़की आई, उसने अपना करियर अभी ही शुरू किया था, बहुत होप्स थी, बहुत एम्बिशियस थी, और 6 महीने हुए थे जब उसकी लॉयर थी, करियर शुरू किया था उसने, लेकिन 6 महीने बाद मेरे पास आई, प्रॉब्लम एरिया कह रही कि मैं बर्न आउट हो गया है, मैं और नहीं कर पा रही हूँ। ये सुनने को बहुत आता है कि बर्न आउट हो गया है। बर्न आउट क्या है? हाईली स्ट्रेस्ड, और वो क्या हुआ कि बातों में फिर निकला कि उसकी एक्सपेक्टेशंस खुद से बहुत ज्यादा थी, कि मैं ब्राइट लड़की हूँ, कॉलेज में आई वाज टॉपर, तो अब मैंने जब फर्म ज्वाइन किया है, आई शुड बी वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स, मैं सबसे आगे बढ़ूंगी, मतलब सारी रिसर्च खुद करूंगी। तो अपने ऊपर इतना बोझ ले रही थी, और अपने से इतना एक्सपेक्टेशन रख रही थी, और उसके व्यवहार में बदलाव आ रहा था, वो ब्लैंक हो रही थी, उसे चिंता हो रही थी कि मैं काम नहीं कर पा रही, मैं मानसिक काम नहीं कर पा रही, मैं रिसर्च नहीं कर पा रही हूँ, ऑफिस जाके सारा दिन कंप्यूटर खोल के बस बैठी रहती थी, प्रोडक्टिविटी भी जीरो हो गई एकदम। वही, बिल्कुल। सो तब उसके कोलीग्स ने ही कहा कि कुछ, मतलब 6 महीने पहले जो तुम थी और आज जो तुम हो, बहुत बदलाव है, आई थिंक यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। तब वो आई थी हमारे पास, और बात करके शी रियलाइज्ड। और देखिए, हर एक की पर्सनालिटी अलग होती है, इसलिए हमने सीमा रेखा की भी बात की, और हर एक की पर्सनालिटी अलग है, हर एक की स्ट्रेस की सीमा रेखा अलग है, और बदलती रहती है, उम्र के साथ बदलती है, बीमारी के साथ बदलती है, अनुभव के साथ बदलती है। आज जो आप जितना अपने आप को फिजिकली और मेंटली बोझ लेकर आगे चढ़ सकते हो, शायद 6 महीने के बाद नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप
अपने आप की तरफ अलर्ट रहें, अवेयर रहें कि मुझे क्या हो रहा है। और जहां बात आपने कही थी कि दूसरों की स्ट्रेस हम देख सकते हैं, जब दूसरा कोई स्ट्रेस हो रहा है, फैमिली में चिड़चिड़ापन, क्रोध, ये सब बढ़ रहा है, खाना खाना बंद कर दिया है, आप रात को सुन सकते हो कि वो उठ के अप एंड डाउन पेस कर रहे हैं, सो नहीं रहे, तो वहां भी ये जरूरी है कि आप उनको हेल्प करें कि वो शेयर करें या प्रोफेशनल काउंसलर से बात करें, क्योंकि इसके बाद हमारे स्वास्थ्य पे असर जरूर पड़ता है। So can we say the next stage could be depression, long-term depression? Depression is actually very different and it has different causes, but too much of stress can lead to जैसे मैंने कहा burnout या breakdown, which can be confused with depression, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वह depression है। वन ऑफ द सिम्टम्स इज कि आप किसी से मिलना नहीं चाहते हो, अलग मतलब दूर दूर रहते हो, तो वहां डिप्रेशन के साथ थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन इसीलिए मैंने क्लैरिटी के लिए सवाल हाँ, तो पर अगर हम उसको थोड़ा एक्सप्लोर करें, बात करें, जिसको भी ये स्ट्रेस हो रहा है उससे बात करें, तो फिर असली चीज बाहर निकल आएगी कि डिप्रेशन नहीं है, लेकिन स्ट्रेस के कारण ये बदलाव आ रहे हैं व्यवहार में। रंजीता जी, आप इस एक शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं बार बार, सीमा रेखा, और आपने कहा कि हर कोई अलग अलग होता है, कितना स्ट्रेस कौन ले सकता है। कई बार मुझे लगता है कि मुझे कैसे समझ में आए कि मैं जितना स्ट्रेस ले रही हूँ ये ठीक है, अब इसके बियॉन्ड मैं नहीं ले पाऊंगी, कैसे समझूं मैं ये? हाँ, जब आपकी सीमा रेखा आपको तब पता चल जाएगा जब आपकी जो सहायक स्ट्रेस थी वो असहायक हो जाती है। मतलब जब तक मैंने कहा आपको आपकी स्ट्रेस एक पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, आप उसको लेके मतलब थकान हो रही है, लेकिन आप एक उत्साहित होके काम कर रहे हैं, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल रही है। जहां वो लाइन खत्म होती है और असहायक स्ट्रेस शुरू होती है, जहां आपको लगता है कि अब मुझे मजा नहीं आ रहा, अब चैलेंज नहीं है, अब मैं नहीं ये बोझ उठा सकती, वो आपका स्ट्रेस है, वो आपकी सीमा रेखा है, जहां से सहायक स्ट्रेस से ये अब असहायक तनाव बन जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए, तो रंजीता जी, मैं चाहूंगी चलते चलते कुछ खास चीजें अगर हमारे व्यूअर्स, हम सब लोग याद रख पाए कि कैसे खुद को स्ट्रेस से हम मुक्त रखें, तनाव से मुक्त रखें, तो क्या क्या टिप्स आप देना चाहेंगी? सच्ची अगर कोई टिप होता कि आप तनाव मुक्त हो सकती हैं तो मैं जरूर दे देती, लेकिन तनाव जीवन का एक हिस्सा है, और जैसे मैंने कहा जब तक वो हम एक स्वास्थ्य सहायक तनाव लेके चलते हैं वो हमारे लिए अच्छा भी है। जब हम वो सीमा रेखा पार करने लगते हैं तब प्रॉब्लम शुरू होती है, और उसके लिए जैसे मैंने कहा अपनी सीमा रेखा पहचानिए, अपना ख्याल रखिए, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, ये सब रखिए, शेयर करिए किसी के साथ। आजकल मेडिटेशन का भी बहुत लोग कहते हैं मेडिटेशन से भी बहुत हेल्प होती है। कई लोग अच्छा सूदिंग प्लेजेंट म्यूजिक सुनना चाहते हैं जो मतलब मन को शांति दे। और सबसे जरूरी बात यह है कि खुद पे भरोसा करें कि ठीक है ये बोझ है, मैं इस बोझ को कैसे कैरी करूं ये मुझ पे निर्भर है, और मैं ऐसे कैरी करूं कि बोझ का साइज डज नॉट मैटर, इट इज मैं कैसे कैरी करके आगे चलती रहूं। ये बहुत जरूरी है कि मैं बोझ से कोई टूटता नहीं है। हम किस तरीके से उस बोझ को उठा रहे हैं उससे हम टूट सकते हैं। और कभी कभी प्रोफेशनल काउंसलर से बात करने में आपको अपना तरीका मिल जाता है। मैं चाहूंगी अगर कुछ और फिजिकल सिम्टम्स हों जो आप बताना चाहें स्ट्रेस से रिलेटेड, क्या क्या हो सकता है? एक तो थकान बहुत होती है, एक मतलब कोई कारण नहीं है थकान की, लेकिन
हम बहुत मतलब शायद सारा दिन ऑफिस में हम चेयर में बैठे हैं कंप्यूटर के सामने, लेकिन वापस काम आके कुछ ऐसे नहीं किया है। काम प्रोडक्टिविटी जैसे आपने कहा शायद 0 है, लेकिन घर आके हमें लगता है कि बाबा मैंने आज मतलब पीठ दर्द हो थकान। गई और बहुत थकान है। ये है दोनों स्लीप पैटर्न में और एपेटाइट में एक बदलाव आता है। हम पहले जितना सोते थे आइदर उससे कम सोने लगते हैं या ज्यादा सोने लगते हैं। एपेटाइट नॉर्मल से ज्यादा खाने लगते हैं या भूख बिल्कुल मिट जाती है। डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं। हम लोग डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं कि मेरे लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है, पैल्पिटेशन हो रहे हैं थोड़ा सा, तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम लगता है हमें कि हो रही है। हाँ हाँ। डॉक्टर एग्जामिन करके बोलेंगे कि कोई फिजिकल कॉज नहीं है, ना पेट दर्द के लिए कॉज है ना सर दर्द के लिए है, कुछ नहीं। लेकिन हम क्योंकि हमारी जो मानसिक सिचुएशन है उससे हमारी शारीरिक सिचुएशन में बहुत असर पड़ता है जी। अगर हमारी मानसिक व्यवस्था ऐसी है कि हम सोच रहे हैं कि हम कितना भार कैरी कर रहे हैं, तो फिर एक फिजिकल थकान तो होएगी। तो बहुत जरूरी है कि वो जो बैगेज हम काम का या बहुत सारे टेंशन तनाव लेके चल रहे हैं उसको बैगेज को साइड में रख देना चाहिए, क्योंकि हमको ये समझना होगा कि पता नहीं कितनी लेवल तक वो बोझ हम उठा सकते हैं, कितना नहीं उठा सकते। और जब हम साइड में भी रखते हैं हम उनको फिर उठा के चल सकते हैं, लेकिन हमें ये सीखना पड़ेगा, ये डिस्कवर करना पड़ेगा कि मैं किस तरह से उठाऊं कि मुझे इतनी प्रॉब्लम ना हो। सही बात है, बहुत अच्छी बात है ये। बिल्कुल तनाव तो रहेगा जीवन में, वी कैन नॉट एस्केप इट, लेकिन हम किस तरह उसको हैंडल करते हैं, किस तरीके से उसे कैरी करते हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलते चलते एक बात मैं और जानना चाहूंगी रंजीता जी, स्ट्रेस के सबसे ज्यादा कॉजेज जब आप लोगों को काउंसिल करती हैं तो आपने क्या वजहें सबसे ज्यादा देखी हैं कि लोगों को अपने रिश्तों की वजह से, रिलेशनशिप्स की वजह से ज्यादा स्ट्रेस होता है, या अपने काम की वजह से, या काम और घर मैनेज नहीं हो पा रहा उसका स्ट्रेस ज्यादातर महिलाएं बहुत ज्यादा ले लेती हैं, या पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच की जो इक्वेशन है, क्या वजह सबसे ज्यादा आपने देखी है लोगों में स्ट्रेस की? ये जो आपने सिचुएशंस बताई, रिलेशनशिप्स बताई, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं तो जो चीज सबसे ज्यादा सामने आती है वो है एक्सपेक्टेशंस अपने आप से, कि मैं अपने आप से इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगती हूँ कि मेरे रिलेशनशिप्स भी ठीक होने चाहिए, मेरे वर्क एरिया भी, करियर में भी सब कुछ ठीक चलना चाहिए, मेरा घर भी संभलना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, बच्चे ठीक बड़े हो जाएं, मैं एक ठीक करियर एडवांसमेंट में आगे बढ़ता रहूं या बढ़ती रहूं। तो ये इट इज द एक्सपेक्टेशंस, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स तो हम बोलते हैं कि इस कारण हमें हो रहा है, लेकिन एक्चुअल कारण अंदर है हमारे, कि मैं अपने आप से इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं सुपर वुमन या सुपरमैन बन जाऊं कि हर एरिया मेरा ठीक चले। तो वही अगर हम सुपरमैन या सुपर वुमन बनने की एक्सपेक्टेशन खुद से खत्म कर दें या कम कर दें तो हमारा वो तनाव, उससे जुड़ा हुआ तनाव भी कम हो जाएगा। कि ठीक है, कोई रिश्ता अगर नहीं संभल रहा है तो वो उतना हम उसका स्ट्रेस ना लें, कोई काम नहीं हो पा रहा है तो उसका स्ट्रेस ना लें, उसके बारे में कुछ करें, उसके बारे में बात करें, कुछ हल ढूंढे, पर ये ना एक्सपेक्ट करें कि हम उसे पूरा ठीक कर लेंगे, और अगर ठीक नहीं है तो मुझ में कुछ खराबी है या कुछ बहुत बुरा होने वाला है, तो फिर हम वो नेगेटिव असहायक स्ट्रेस की व्हर्लपूल में हम फंस जाते हैं, और तब फिर हम नीचे खींचते हैं। और मुझे आज खुद अपने लिए भी समझ में आ रहा है कि अब जब स्ट्रेस होगा तो मुझे लगता है उसको मैं ज्यादा क्लैरिटी के साथ देख पाऊंगी और खुद को ये भी समझा पाऊंगी कि मैं हर एक की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सकती, और उस स्ट्रेस को कुछ देर के लिए साइड में रखकर वापस जब मुझे लगेगा कि मैं स्ट्रांग हो गई हूँ तो उसको उठाकर उसको हैंडल करना सीखूंगी। थैंक यू रंजीता जी फॉर मेकिंग दिस टॉपिक सो सिंपल फॉर अस। थैंक यू रिचा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।